हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम आपके शेखर सर, हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th की बोर्ड प्रिपरेशन हम आपको कराने वाले हैं। तो सबसे पहले कि सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी आपकी केमिस्ट्री के फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर आ रहे हैं, जो इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, पहले मैं वो आपको कराने वाला हूं, ठीक है। वो जो चैप्टर होगा वन शॉट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका डेली वीडियो वाइज जो लेक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग भी वो हो सकता है। जब हमने चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया, उसके बाद फिर उस चैप्टर से जो रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो एमसीक्यू की सीरीज में हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट मोड तक जा सके। ओके, चलिए। और आज जो मैं आपको कराने वाला हूं वो क्लास 10th का सैंपल पेपर है, जो हाल ही में भी सीबीएसई ने रिलीज किया था। उसमें जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं आज के सैंपल पेपर पर, जो कि केमिस्ट्री का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। Rima took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. What would she observe? यानी रीना क्या करती है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेती है। जो आपका लेड नाइट्रेट होता है क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ओके, प्लस क्या बोला उसके बाद, in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide. It means Ki. क्लियर, ओके। अब जब ये रिएक्शन इन दो रिएक्टेंट्स के बीच में होती है तो व्हाट हैपन फर्दर, आगे क्या होगा, यानी आगे क्या बनेगा। तो चेक करेंगे आगे क्या बनेगा। तो देखते हैं हम यहां पर धीरे धीरे क्या बनता है। एक तो PbI2 ये प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज प्रेसिपिटेट, प्लस जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है यानी KNO3 का यहां पर एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो जो PbI2 होता है, इसका जो कलर होता है इस प्रेसिपिटेट का, वो येलो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, येलो कलर का बनता है। जब आप केमिस्ट्री लैब में अगर आप जब रिएक्शन करेंगे ना, तो आपको वहां पर बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। जब आप वास्तव में वो चीज देखेंगे, रियलिटी में वो चीज देखेंगे, तो कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा, PbI2 का, यानी लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट यहां पर बनता है। और वो कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। यानी इन चार ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर होगा, फर्स्ट तो यहां पर नहीं होगा क्योंकि रेड बोला गया है। अच्छा, सेकंड, येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, यस दिस इज राइट, एंड थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग। ओके, तो भाई पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, देखिए सेकंड जो क्वेश्चन बोलता है कि आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। यानी एक आपको यहां पर एक्सपेरिमेंट दिया गया है और यहां पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो गैस ए है उसका नेम बताइए कि आखिर वो कौन सी गैस है। तो भाई पहले आपको थोड़ा डायग्राम को समझना होगा, देखना होगा आपको डायग्राम, तब आपको चीजें यहां पर क्लियर होंगी। तो देखिए डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपकी जिंक आपकी ग्रेनुअल से प्लस आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोला है। तो भाई जिंक है और इसको आप H2SO4 में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में आप इसको मिक्स कर रहे हैं। तो क्या बनाएगा ये, ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस को ये इवॉल्व करेगा। यानी इसमें क्या पूछा कि कौन सी गैस बनती है, यानी आइडेंटिफाई गैस ए। तो गैस ए क्या है भाई, हाइड्रोजन है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन गैस इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ओके बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है, यस सर। अगर आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक भी करिए और हमें सपोर्ट भी करिए, तभी तो हमें भी आपको पढ़ाने में मजा आएगा। क्यों भाई, देखिए क्लास में आए हैं तो मजा आना क्लास में बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट होना क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज में बोर नहीं होना है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, तो आपको और अच्छे से वो चीजें क्लियर होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। बताइए इनमें से दो कॉम्बिनेशन कौन से करेक्ट हैं। तो चेक करते हैं भाई, मेटल कॉपर होता है, यस। अच्छा, गैस इवॉल्व करता है, नो भाई गलत है, ठीक है। 1 मिनट, चलिए
हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया भाई। देखो मेटल ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है और मेटल सॉल्ट बनाता है, पहले इसको चेक करिए आप, ठीक है। वो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, बोला कि जो मेटल है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है, प्लस वो गैस इवॉल्व करता है। अब वो पूछ रहा है कि कौन सी गैस इसमें बनती है, ठीक है, कौन सी गैस को इवॉल्व करेगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और चार आपको यहां पर एक टेबल दिया और पूछ रहा है बताइए भाई ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर गैस इवॉल्व करता है। तो अगर हम देखते हैं कि जो कॉपर होता है अगर वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो भाई कोई गैस वो बनाता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। अच्छा आयरन की बात करते हैं तो भाई ये आयरन का सॉल्ट बना देता है, यस ये गैस को इवॉल्व करता है, तो इट इज द राइट आंसर, ठीक हो गया। अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो भाई मैग्नीशियम MgCl2 का फॉर्मेशन करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, ये कोई गैस का इवोल्यूशन नहीं करेगा, तो ये आपका राइट आंसर नहीं हुआ। जिंक की अगर हम बात करें, जिंक तो Zn अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो उसका सॉल्ट का प्रिपरेशन यहां पर करता है, और साथ में ये जो गैस बनाता है वो आपकी H2 गैस को ये प्रोड्यूस भी करता है, ठीक है। क्योंकि देखो जिंक HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई, हाँ ZnCl2 बनाएगा प्लस H2 बनाएगा, इसको आप बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर रिलीज कर रहा है। तो यानी जो आपका सेकंड पार्ट है और जो आपका फोर्थ पार्ट है, तो सेकंड और फोर्थ कौन सा उसमें है भाई, बताइए सेकंड और फोर्थ किसमें है, ठीक है। सेकंड और जो फोर्थ है वो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि आयरन और जो जिंक है वो आपका यहां पर गैस को इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, Which of the following correctly represents a balanced chemical equation? बताइए इनमें से कौन सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो भाई अगर आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चेक करना है तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है कि जो दोनों आपके एटम्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी एटम्स बोथ साइडेड, जो दोनों और एटम्स हैं वो कितने हैं वो काउंट करने पहले आपको बहुत जरूरी है। तो अगर हम पहले वाला ऑप्शन देखते हैं तो यहां पर Fe1 है और यहां पर Fe3 है, भाई ये तो पहले ही गलत हो गया भाई, गलत, दिस इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि देखिए यहां पर 3 Fe है और एक ही Fe है, अगर एक भी आपका अनबैलेंस्ड हो गया तो पूरी की जो पूरी रिएक्शन है वो आपकी अनबैलेंस्ड हो जाएगी, क्लियर। अच्छा अगर सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, देखिए थ्राइस Fe, 3 Fe, 3 Fe, ओके। अच्छा अब यहाँ ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 4 ऑक्सीजन, इधर देखते हैं तो 4 ऑक्सीजन, यस 4 ऑक्सीजन है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन एंड 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, भाई इसमें तो पूरे हैं, यानी ये तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो भाई सेकंड इज द राइट आंसर। और फोर्थ की बात करते हैं भाई 3 Fe इधर भी है, Fe3 इधर भी है। अगर H2O देखो भाई, ऑक्सीजन देखो यहाँ एक ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, ये अपने आप अनबैलेंस्ड हो गया। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है थ्राइस Fe इधर भी है, यहाँ पर भी 3 आपके आयरन के पार्टिकल है, और यहाँ पर आप देखते हो 4 ऑक्सीजन इधर है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, और 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर है, लेकिन यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये भी प्यारे बच्चों अनबैलेंस्ड हो गया। यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, इज द राइट आंसर कौन, सेकंड ऑप्शन, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्राफिकल क्वेश्चन है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए द ग्राफ गिवन बिलो, ठीक है, ये आपकी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखी है, एसिड और एल्कली के बीच में रिएक्शन हो रही है, यानी बेस के बीच में, और क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, ओके। अच्छा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का वो फॉर्मेशन करता है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए कोई हमारे पास बेस हम ले लेते हैं NaOH, ठीक है, दैट इज बेस, और हमने कोई एसिड ले लिया, यहां पर मान लीजिए H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 हम अगर ले लेते हैं तो भाई ये क्या बनाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, प्लस आपका क्या बनाएगा, H2O का फॉर्मेशन करता है। तो भाई देखो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस रिएक्शन कर रहा है, क्लियर। अच्छा अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, द pH ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन एल्कली। तो बोला कि जो pH होता है वो सॉल्यूशन का वो चेंज होता है, कब, जब आप उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में एसिड को ऐड करते हो, किसमें, एल्कलेट मींस बेस में। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड्स एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट।
यानी इस ग्राफ को देख के ये बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा लेटर है जो जहां पर आप देख रहे हैं कि जहां पर एसिड और सॉल्ट दोनों प्रेजेंट हैं, भाई ये बताना है। क्लियर? अब अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए अगर 7 से ऊपर वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा भाई, बेस की क्वांटिटी में आ जाएगा। ठीक है, अगर 7 से नीचे की वैल्यू आ रही है तो फिर एसिड होगा, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर? अच्छा, अगर आप देखो ए को, देखो ए कहां पर है, ए की देखो पीएस वैल्यू कहां पर है, 14 पर है, 14 पर है। ठीक है, अगर 14 पे है तो ये क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है बेस होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, एसिड और सॉल्ट कहां बना रहा है, तो भाई यहां तो ये इसमें तो आपका बेस ही ज्यादा है, तो ए तो होगा नहीं। बी ऑप्शन पर देखते हैं बेटा, ये भी देखिए इसकी भी वैल्यू 7 से ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं, इसकी भी वैल्यू देखिए ये 7 से ऊपर है, ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बच गया है। तो डी जो आप देख रहे हैं उसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे ना तो 0 से लेके मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड कर देंगे तो यानी इसकी वैल्यू बहुत क्लोज है 0 के, इट मींस ये एसिड होगा। और साथ में ये क्या कर रहा है, इसमें हमने बहुत देखो ऐसे अगर आप चल रहे हो, देखो ऐसे करने में क्या है, ऐसे जो इस लाइन पर आप देख रहे हो तो इसका मतलब कि आप इसमें एसिड ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, तो जब हमने ज्यादा एसिड ऐड किया, ज्यादा ही एसिड ऐड कर दिया तो भाई सॉल्ट यहां पर जो हमें मिलेगा वो मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलेगा। यानी जो आपका लेटर डी है वो यहां पर शो कर रहा है कि जो आपका एसिड जहां पर हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में मिल रहा है और सॉल्ट भी हमें यहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी में मिल रहा है, यानी दोनों चीजें हमें यहां पर एक्सेस में मिल रही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन बोलता है वो क्या बोलता है, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन with copper sulfate solution, okay, which option is the given table correctly represents the substance oxidize and reducing agent। ठीक है, चलिए आपको एक रिएक्शन दी है और बोला है कि बताइए इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ और इसमें रिडक्शन किसका हुआ। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बताऊं, एक रिएक्शन हम यहां पर लिखते हैं जो आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, इसको थोड़ा बड़ा करके हम लिख लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 जब रिएक्शन करता है आयरन से टू फॉर्म ऑफ, ठीक है, टू फॉर्म फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट FeSO4 और प्लस क्या बनाता है, ये कॉपर को अलग कर देता है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले आपको वो जानना जरूरी है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर? अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, अगर दूसरी डेफिनेशन की हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन से ध्यान नहीं देना, हमें यहां पर वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे भी बता रहा हूं, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। ओके, लेकिन जब आप यहां पर देखते हैं ना, जब आप इस रिएक्शन की बात करते हैं, जब आप इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये दो चीजें भी किसी में से हो रही हैं तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करता हूं रिडक्शन की, तो सर इतना बता ही रहे हैं तो सर हमें रिडक्शन भी बता दीजिए। सर रिडक्शन क्या होगा पहले हमें वो भी एक्सप्लेन कीजिए, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अदरवाइज हमारे सब ऊपर से निकल जाएगा। तो हमने भी बोला भाई क्यों नहीं, आपको जरूर बताएंगे। तो देखिए इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए अब ऑक्सीडेशन का, तो दैट मींस रिडक्शन। तो देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोला है तो भाई यहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, आपका रिडक्शन कहा जाएगा उसको। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, या फिर क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ
किसका? ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है भाई तब भी क्या होगा? रिडक्शन होगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले ये समझना बहुत जरूरी था कि भाई कैसे ऑक्सीडेशन पहचानेंगे, कैसे हम रिडक्शन पहचानेंगे। ठीक है, कि कौन सा सब्सटेंस किस में ऑक्सीडाइज हुआ, पहले हमें यह जानना जरूरी है। कौन सा सब्सटेंस किस में रिड्यूस हुआ, पहले हमें ये दो चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तभी तो आप बता पाएंगे कि कौन सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा इसमें आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिए कैसे बताते हैं, बहुत इजी है भाई। देखो ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा देखो, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं, किसकी? कॉपर सल्फेट प्लस Fe प्लस Cu प्लस FeSO4। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो इसमें आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। तो देखिए CuSO4, देखिए अभी कॉपर सल्फेट के पास यहां पर ऑक्सीजन है ना, सबको दिख रहा होगा। कॉपर सल्फेट के पास यहां पर ऑक्सीजन है। यस सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल सही कहे आप। अच्छा, प्रोडक्ट में देखते हैं क्या कॉपर के पास ऑक्सीजन है, बताइए क्या कॉपर के पास यहां पर ऑक्सीजन है? तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल नहीं है सर, नहीं है। अच्छा, अगर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, देखिए रिएक्टेंट में कॉपर के पास ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, इट मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, तो वहां पर क्या होगा सर? रिडक्शन होगा। सर क्या होगा बेटा? वहां पर रिडक्शन होगा, यानी कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो गया है। किस में रिड्यूस हो गया है? कॉपर में रिड्यूस हो गया है। तो यहां पर हो गया कॉपर सल्फेट का रिडक्शन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर आप देख रहे हैं आयरन, आयरन के पास रिएक्टेंट में देखिए कोई ऑक्सीजन है, तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट में अगर आप देखते हैं तो आयरन के साथ ऑक्सीजन आया है, आया है। यस सर। अच्छा, अगर आयरन के साथ ऑक्सीजन आया है तो इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी बताने का सर, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यानी अगर मैं कहूं कि जो आयरन है वो आयरन सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चा? इसका हो रहा है यहां पर सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? आयरन का हो रहा है। किस में हो रहा है? आयरन सल्फेट में। ओके, अच्छा, अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा देखिए, अब हमें जो क्वेश्चन में बताना है वो क्या बताना है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ये कैसे बताते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। आयरन का आयरन सल्फेट में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अच्छा, किसकी वजह से होता है भाई? कॉपर सल्फेट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कॉपर सल्फेट की वजह से होता है। अच्छा, अगर कॉपर सल्फेट की वजह से हो रहा है तो देखिए हमेशा चीज ध्यान दीजिएगा कि जिसमें भी कोई भी प्रोसेस हो रही हो, किसकी वजह से हो रही है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट और या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि आयरन का आयरन सल्फेट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कॉपर सल्फेट की वजह से हो रहा है। तो कॉपर सल्फेट एक्ट एज ए, क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा इसके लिए कौन सा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कौन सा एजेंट हो जाएगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन? कॉपर सल्फेट। क्यों? क्योंकि भाई देखो आयरन सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो गया और किसकी वजह से हुआ? कॉपर सल्फेट की वजह से हुआ। तो कॉपर सल्फेट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इतनी सी तो बात है। अगर बात करता हूं मैं यहां पर दूसरे वाले की, कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट जो है वो आपके कॉपर में क्या हो रहा है? उसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और सर किसकी वजह से हो रहा है? तो बेटा आयरन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? आयरन की वजह से हो रहा है। तो आयरन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्योंकि आयरन नहीं होता तो क्या कॉपर सल्फेट का कॉपर में रिडक्शन होता? तो आपका आंसर होता है यस सर, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अगर नहीं होता तो भाई कैसे वो आपका उसका रिडक्शन होता? बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो यानी कॉपर सल्फेट कॉपर में कन्वर्ट हो गया, उसका रिडक्शन हो गया। किसकी वजह से हुआ? आयरन की वजह से हुआ। तो आयरन इज दी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। आयरन जो है आपका वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो आयरन आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इस ऑप्शन में अगर आप हम चेक करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है भाई? आयरन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये है।
फिर आगे बोला है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए आपका मैंने अभी यहाँ पर बताया था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन हो गया, आयरन हो गया। यही तो हमको बताना था कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट टाइप रिएक्शन, ऑफ गिवन रिएक्शन। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी टाइप के आप और भी क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करिए तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है उसको ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, यानी किसके बीच में रिएक्शन हो रही है, कॉपर के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रही है। और बोला है कि भाई बताओ वो कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये हम कैसे बताएंगे, तो देखिए भाई केमिकल रिएक्शन किसके बीच में, कॉपर के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। तो कॉपर आपका ये हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन आपका ये हो गया, ठीक है। तो कॉपर ये है आपका और ऑक्सीजन आपका ये है। ये क्या बनाता है बेटा, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है, ये CuO का ये फॉर्मेशन करता है भाई। क्या बनाता है, CuO ये बनाता है, ठीक है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इसने बना दिया है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्वाइस कॉपर हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 कॉपर हो गए 2 ऑक्सीजन हो गए तो ट्वाइस CO हो जाएगा। क्लियर, अब ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। अब आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर हो क्या रहा है, ये 2 चीजें ऐड हो रही हैं। क्या हो रही है, 2 चीजें ऐड हो रही है, यानी 2 चीजें यहां पर आपकी जुड़ रही हैं, 2 चीजें यहां पर आपकी कनेक्ट हो रही हैं, यस सर। अच्छा, अगर ये कनेक्ट हो रही हैं यानी कंबाइन हो रही है 2 चीजें, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, देखिए which of the given option correctly represents the parent acid and base of calcium carbonate। सिंपल सी बात है, वो ये कह रहा है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट एक आपके पास कंपाउंड है प्यारे बच्चों, CaCO3 जिसको हम बोलते हैं, ये आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है। अब बोला है कि इसका जो देखिए गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट दी पेरेंट एसिड एंड बेस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक हो गया। वो बोला है कि ये कौन से पेरेंट एसिड से मिलकर बना है और कौन से पेरेंट बेस से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है, उसका जवाब दीजिए, ऐसा क्वेश्चन में आपको पूछा गया है और आपको ऑप्शन ये दिए गए हैं। अब पेरेंट एसिड अगर हम बात करते हैं HCl और बेस की, तो भाई देखो HCl NaCl के साथ रिएक्शन, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये तो NaCl बना देगा। ये तो ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग आंसर। अच्छा, सेकंड की बात करते हैं भाई, कार्बोनिक एसिड है, H2CO3 है, किसके साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हाँ, ये हो सकता है प्यारे बच्चों, ये हो सकता है। देखो कैसे, ध्यान से देखना, H2CO3 रिएक्ट विथ स्लैग्डलाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अच्छा ये देखो, ये गया इसके साथ, ऐसे गया, बस ये देखो, बस यही तो पूछा था तुमसे, यही तो पूछा था पूरे क्वेश्चन में। आप बताओ, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। हाँ, क्या बना दिया इसने बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया है और H2O का भी इसने फॉर्मेशन कर दिया है साथ में। भाई देखिए, अब बताओ आंसर क्या होगा, तो कौन इसका पेरेंट वो होगा भाई। देखो ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है आपका, ठीक है। तो पेरेंट एसिड ये हुआ, पेरेंट बेस ये हुआ, बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। देखो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए कार्बोनेट बनाना है, यहां पर तो देखिए कौन सा है, H2PO3 है, तो भाई CO3 तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, ये देखो H2 सल्फेट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया है, रिएक्शन भी आपके सामने मैंने यहां पर लिख दी है और आपको अच्छे से क्लियर ये हो गया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मजा आ रहा है ना सबको क्वेश्चन करने में? यस सर, बहुत मजा आ रहा है सर, आगे पढ़ाइए सर। वेरी गुड बेटा। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, उस पर ध्यान दीजिए।
हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड व्हाइल डाइल्यूटिंग ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उसमें से हीट जनरेट होती है, और अब आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उससे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्ट्रेंथ। फिर दूसरा बोलता है बाय एडिंग वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्ट्रेंथ। तीसरा बोलता है बाय एडिंग वाटर टू एसिड फॉलोड बाय बेस। अच्छा, ये बोलता है। तो देखिए, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, देखिए हम क्या करते हैं ना, 2 तरीके से एसिड और वाटर को आपस में ऐड कर सकते हैं। सर कौन कौन सा तरीका होता है सर, वो बताइए। तो एक तो तरीका ये है कि मान लीजिए आपने इसमें सारा एसिड रख दिया, ठीक है, आपने इसमें एसिड रख दिया, और आप इसमें से क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड करते जा रहे हैं इसको डाइल्यूट करने के लिए। ये क्या है, एसिड है, और आप इसको वाटर ऐड कर रहे हैं इसको डाइल्यूट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा जानते हैं, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसिड की क्वांटिटी क्या है, मैक्सिमम है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। तो जैसे जैसे आपने इसमें वाटर ऐड किया है, तो वाटर ऐड करने से क्या हो रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, और जैसे इसमें हीट जनरेट होती है, उस हीट के कारण क्या होता है, ये जो एसिड होता है ना, ये बाहर को निकलने लगता है, ऐसे बाहर को, और जैसे ही बाहर को निकलेगा तो हमने हाथ से पकड़ा होगा बीकर, ठीक है, तो आपके हाथ को, ये आपके हैंड को बर्न कर सकता है, आपके हाथ को जला सकता है, आपको नुकसान दे सकता है। तो ये तरीका तो भाई नहीं होगा, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो गलत तरीका हो गया बेटा एसिड को डाइल्यूट करने का। तो सर ऐसा और कौन सा तरीका होता है सर, वो बताइए। तो जो सेकंड मेरे पास तरीका है वो क्या है भाई, देखो वो क्या है, आप इसका उल्टा कर दीजिए, यानी पहले क्या करिए, वाटर ले लीजिए पूरा बहुत सारा, ठीक है, वाटर ले लीजिए ऐसे, और फिर इसमें क्या करिए, धीरे धीरे एसिड मिलाइए। ठीक है, फिर इसमें धीरे धीरे एसिड मिलाइए और इसको सेक करिए। ठीक है, अब इसको स्ट्रिंग करिए ऐसे करके। ठीक है, और जब आप इसको स्ट्रिंग करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो धीरे धीरे एसिड मिला रहे हो, तो यहां पर क्या हो रहा है ना, हीट तो प्रोड्यूस यहां पर भी होगी, यहां पर भी आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहां पर जो वाटर है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी वो यहां पर जो हीट को होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए जो यहां पर जो ये अंदर एसिड देख रहे हैं ना, ये बाहर नहीं निकलता है, समझे, ये बाहर आपका नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहां पर ये तरीका सही है एसिड को डाइल्यूट करने का। तो इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर मेरा होगा, बाय एडिंग एसिड टू वाटर इज द राइट आंसर, क्योंकि आप एसिड को ऐड कर रहे हो वाटर में, तो ये तरीका सही है डाइल्यूट करने का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकंड गलत हो गया, थर्ड भी रॉन्ग, फोर्थ भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया प्यारे बच्चा बैठ के। क्लियर, ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सर, सेशन में बहुत मजा आ रहा है सर, वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, देखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए भाई, कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो देखो बच्चों, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, बस यही इंपॉर्टेंट होता है, यानी बोथ साइडेड, जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है, वो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, उस रिएक्शन को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं भाई ये ऑप्शन गलत। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नहीं भाई ये कुछ दूसरा बोलता है। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस दैट इज राइट आंसर, दैट इज राइट आंसर, इट इज राइट आंसर। ठीक है, टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नो दैट इज रॉन्ग आंसर प्यारे बच्चों, ये गलत जवाब है भाई, ये क्या है, गलत जवाब है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल सम ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन यानी क्या बोलता है बेटा, लाइम स्टोन को CaCO3, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कर रहे हैं बच्चा, बाट इसको हीट कर रहे हैं। ओके सर, हीट कर दिए सर, अच्छा जब हीट किए इसको तो भाई क्या बनेगा, तो बोला कि एक X से कंपाउंड बनता है प्लस CO2 बनता है, तो X क्या बनेगा बच्चा, X क्या बनेगा भाई, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस आपका CO2 बन रहा है, ठीक हो गया। अच्छा अब CaO बन रहा है और CO2 बन रहा है, अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप हीट को दे रहे हो, बाहर से आप हीट इसको बच्चों दे रहे हो, यानी हीट यहां पर एब्जॉर्ब की जा रही है, हीट यहां पर की जा रही है एब्जॉर्ब। तो स्टेप फर्स्ट में जो यहां पर जो रिएक्शन बताना है वो क्या होगा बेटा, देखो एक होता है एंडोथर्मिक, ध्यान से देखिएगा,
तो यहां पर देखिए, ठीक है, तो दो तरीके की आपके पास रिएक्शन होती है, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। अब जो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है इसमें आपकी हीट को एब्जॉर्ब होता है, यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है, और जो एक्सोथर्मिक होती है उसमें जो आपकी हीट होती है वो इवॉल्व की जाती है। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपकी हीट इवॉल्व हो रही हो तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक, और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। क्लियर, सॉरी एंडोथर्मिक, क्या बोलेंगे उसको, एब्जॉर्ब में एंडोथर्मिक, और अगर रिलीज हो रही है तो उसको एक्सोथर्मिक बोला जाएगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हीट दे रहे हैं तो भाई यहां पर तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट दे रहे हो ना आप, तभी तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है दो पार्ट में। तो जब आप हीट इसको दे रहे हो यानी हीट का यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो स्टेप फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी ये कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, एंडोथर्मिक। ये कौन सी हो रही है भाई, एंडोथर्मिक हो रही है स्टेप फर्स्ट में। ठीक हो गया, स्टेप फर्स्ट में कौन सी रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अच्छा, अब आगे प्रोडक्ट क्या बनता है, फिर बोला है कि इसको हम अगर H2O के साथ इसको अगर रिएक्शन करा दें, भाई क्या बोला है, अगर H2O के साथ इसको रिएक्शन करा दें, यानी ये स्टेप आपका सेकंड हो गया। स्टेप सेकंड में क्या बोला है कि अगर आप इसको रिएक्ट कराते हो विथ H2O टू फॉर्म स्लैग्ड लाइन, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनाता है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगी, तो आपको अभी से नोट करके रखनी है। ठीक है, तो देखो जब आप इसको H2O के साथ रिएक्शन कराते हो तो स्लैग्ड लाइन बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और यहां पर क्या होता है, उसके साथ हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट यहां पर इवॉल्व होती है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता है दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो स्टेप सेकंड में क्या हो रहा है भाई, एक्सोथर्मिक हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है। तो यानी इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर सही है भाई, तो देखिए पहली स्टेप में क्या हीट एंडोथर्मिक है, नहीं ये तो गलत है भाई। अच्छा, पहले उसमें एंडोथर्मिक है, यस ये भी गलत है, ये कह रहा है नहीं हो रहा, दूसरे सी चेक करिए, यस सी इज द राइट आंसर। भाई देखो पहले स्टेप में जो हीट है वो आपकी एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक, सेकेंड स्टेप में जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो सेकंड यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाईएस्ट। कौन से ईयर में हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा है। तो जब आप ग्राफ को देखते हैं ना तो देखिए भाई, सब देखो जिसका सिर सबसे ऊपर को होगा, हाईएस्ट में जो होगा, तो देखिए कौन सा ऐसा दिख रहा है इसमें, तो देखो ये वाला दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे ना, ये वाला हाइट दिख रही है, इसकी सबसे ज्यादा हाइट है, यानी 2002 में क्या है, हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बताओ, इतने सिंपल क्वेश्चन है, एक छोटा बच्चा भी कर देगा इन्हें, अगर थोड़ी सी डायग्राम को देखेगा तो उसको वैसे ही ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। ओके, अच्छा, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम इज द लाइटर देन एलिमेंट। अब ये तीन रिएक्शन को देखो, ध्यान से देखो तब चीजें समझ में आएंगी। देखिए जो हमारे पास यहाँ पर तीन बीकर बनाए गए हैं ना, उनमें जो प्रेसिपिटेट आपका बनता है वो तीनों में नीचे बन रहा है, देख रहे हो ना, यस तीनों में नीचे बन रहा है। लेकिन इस वाले में जो प्रेसिपिटेट बन रहा है बच्चों, जो इस वाले में जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो भाई ऊपर बन रहा है, ऊपर फ्लोट कर रहा है, ऊपर तैर रहा है। तो इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई बताइए कि यहां पर जो मैग्नीशियम वाला है, देखो पहले उसमें तो जिंक और डाइल्यूट HCl लिया था तो वो तो नीचे बैठ गया जो प्रोडक्ट बना। ठीक है, दूसरे वाले में क्या हुआ, मैग्नीशियम और डाइल्यूट HCl लिया, वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। तीसरे वाले में क्या हुआ, Fe और आपका डाइल्यूट HCl लिया, वो भी नीचे बैठा हुआ है। फोर्थ वाले में क्या किया, कॉपर और डाइल्यूट HCl लिया, वो भी नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जो मैग्नीशियम है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो वो फ्लोट क्यों हो रहा है, यानी ऊपर ऊपर क्या तैर क्यों रहा है, बताइए इसका आंसर। तो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, टू फॉर्म क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा एज वेल एज हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। भाई देखिए मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर रही है ना बच्चा,
तो देखिए क्या बनाता है, MgCl2 बनाता है सर, प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन करता है प्यारे बच्चों। तो भाई जब मैग्नीशियम गैस को ये बनाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम गैस सॉरी हाइड्रोजन गैस इसने बना दी, तो जो हाइड्रोजन गैस है ना, जो हाइड्रोजन गैस है वही उसको ऊपर को पानी में फ्लोट करे, क्योंकि ऐसे निकलती है जो ऊपर को ये, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होता है ना उसको ऊपर को पानी में फ्लोट कर देती है, फ्लोटिंग होती है ऊपर, किसकी, प्रोडक्ट की। तो इसीलिए जो इसका बिहेवियर है कौन सा सही हुआ, मैग्नीशियम लाइटर देन एलिमेंट, देन नहीं भाई गलत है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस H2 गैस, यस, विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग बस, यही आपका बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का, कि जो मैग्नीशियम होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है उस प्रोडक्ट को फ्लोटिंग करने में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। ओके, चलिए भाई अगले रिएक्शन पर चलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जो अगला क्वेश्चन दिया वो क्या दिया बच्चों, द टेबल सोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस ABCD दिए है ना आपको। ओके अच्छा, सब्सटेंसेस मेल्टिंग और इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिया है सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। ओके अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंस, बोला कि इनमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा है वो बताओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो कितना मेल्टिंग पॉइंट है 295। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। पहले मैं बेसिक्स बता रहा हूं, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका सबसे पहले बात उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। दूसरी चीज वो सॉलिड स्टेट में जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको कंडक्ट कभी नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ वो एक्वा सॉल्यूशन और आपके लिक्विड सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयन के प्रेजेंस होने के कारण। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है NaCl का, प्यारे बच्चों अगर आप NaCl को सॉलिड स्टेट में रखेंगे, यानी थोड़ा सा नमक लिया हाथ में, उसमें आप 2 तार लगा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को, डाल दे रहे हो, बोल रहे हो सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, भाई ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ जब आपने NaCl को वाटर में मिक्स कर दिया, तो जैसे ही NaCl वाटर में मिक्स होता है तो क्या होता है उस कंडीशन में कि वो आपके क्या बनाता है, आयंस बना देता है, यानी Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, द गिवन सॉल्ट, द गिवन आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन, ओके, या फिर लिक्विड सॉल्यूशन में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्लियर हो गया है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो भाई देखो ऑप्शन नंबर ए तो गलत जवाब हो गया भाई, क्यों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है सबसे पहली बात। अच्छा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, भाई मेल्टिंग पॉइंट हायर है, यस ये बिल्कुल सही है। अच्छा सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता सॉलिड स्टेट में। अच्छा हाँ क्या लिक्विड और एक्वस में करेगा, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेगा भाई। लिक्विड और अभी बताया था ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस लिक्विड और एक्वस में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक हो गया, तो बी इज द राइट आंसर। सी की बात करते हैं, सी आपका और भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है। अच्छा सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होता है, यस बिल्कुल होता है सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर। क्या ये लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यस बिल्कुल करेगा, गुड कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो यानी यहां पर ये भी सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखें, मेल्टिंग पॉइंट लो, कोई बात नहीं भाई इतना भी है, चलो ठीक है चल जाएगा। सॉलिड स्टेट में भाई पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा लिक्विड और एक्वस में पुअर होता है, नहीं बेटा ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर बी एंड सी जिस ऑप्शन में प्रेजेंट है वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चेक करते हैं यहां से बी और सी किस में है बेटा, इस वाले में है, सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो गया। ओके बच्चों मजा आ रहा है ना, यस सर मजा आ रहा है, तो कमेंट डाउन बच्चा पढ़ेगी, यस सर हमें तो पढ़ने में बहुत मजा हो रहा है सर, आगे भी हमें क्वेश्चन कराइए सर, पूरा खत्म करा दीजिए आज। हमने बोला क्यों नहीं भाई। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये आया। अब एक कहानी है भाई, देखो आपको एक स्टोरी, आपको एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको दे दिया है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। विनय था एक लड़का, ऑब्जर्व करता है कि द स्टेन ऑफ करी, ये क्या लिखा भाई, ये कर्ड होगा बेटा, हाँ ठीक है कर्ड होगा शायद ये, ठीक है बेटा, हाँ, ऑन ए व्हाइट साइट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द साइट इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखिए बेटा पहली बात तो कि जो आपका देखो ये कह रहा है कि जो आपका जो उसकी एक सेट है, बोला है जो आपका विनय है उसकी एक सेट है, उसके उसमें बेटा टर्मरिक का यानी जो हल्दी का होता है ना, हल्दी का दाग लग गया है, ये कह रहा है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि जब हम उसमें सोप यूज करते हैं
तो उसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है भाई? हाँ बोला कि हाँ उसका जो कलर हो जाता है वॉज्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, फिर बोला व्हाट माइट बी दी रीजन फॉर दिस ऑब्जर्व, तो बोला कि इसका जो रीजन क्या है, मतलब उसका जो कलर है वो येलो आपका ये क्यों हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो सोप होता है, फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें ये एसिडिक होता है नेचर में, नहीं बेटा गलत जवाब है। जो सोप होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, सोप क्या होता है भाई? बेसिक नेचर। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, सोप का कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। थर्ड ऑप्शन क्या है? टर्मरिक इज ए न्यूट्रल इंडिकेटर। यस, टर्मरिक जो होता है बेटा नेचुरल इंडिकेटर होता है। कौन? टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है विच गिव्स रेड टिंज इन बेसिस। बिल्कुल सही बात है कि जो क्या करता है, बेसिस के साथ रेड टिंज देता है, यानी बेसिस के साथ वो आपका रेडिश कलर दे देता है। कौन? टर्मरिक। क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो यानी यहां पर हमारे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड हमको बिल्कुल सही लग रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। टर्मरिक न्यूट्रल इंडिकेटर होता है विच गिव्स रेडिश टिंज इन एसिड्स, ये गलत जवाब हो गया भाई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका जिसमें है तो वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। ठीक है, सेकंड और थर्ड बताओ किस में है? सेकंड और थर्ड इस वाले में, बी वाले में। ठीक है ना, तो सेकंड और जो थर्ड है वो किस में है? आपका बी वाले में है। तो आपका जो सेकंड पार्ट है यानी बी वाला जो पार्ट है वो आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन ऑफ टू स्टेटमेंट, एसरेशन दिया है, रीजन दिया है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आते हैं, पता है ना? यस। तो एसरेशन क्या बोला है? देखिए एसरेशन है फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू सेट एज कार्ड। यस, बिल्कुल सही बात है। रीजन बेकिंग सोडा डिक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। भाई गलत बात हो गई है, ये गलत बात हो गई। देखिए जो आपका मिल्क होता है ना, मिल्क जब कर्ड में चेंज होता है किसके कारण होता है जानते हो? ड्यू टू लैक्टिक एसिड। किसके कारण? लैक्टिक एसिड। क्योंकि जो लैक्टिक एसिड होता है ना उसमें जो पीएच होता है वो बेस की ओर बढ़ता जाता है, यानी उसकी जो पीएच की वैल्यू होती है ना 14 तक इंक्रीज होती है। कहां तक इंक्रीज होती है? 14 की ओर जाएगी, यानी बेसिस में आप देखते हो 7 से ऊपर को वैल्यूज आती हैं। यस, तो जो 14 की वैल्यूज क्या होंगी? 14 की ओर जो वैल्यूज है किसकी? पीएच की, वो इंक्रीजमेंट होगा। तो होता क्या कि जब भी आप उसमें क्या ऐड करते हो भाई, देखिए आप बेकिंग सोडा उसमें ऐड करते हो तो उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और लैक्टिक एसिड एज ए प्रिजर्वेटिव की तरह वहां पर वर्क करता है। ठीक है, सॉरी ये बेकिंग सोडा एज ए प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करता है, इसीलिए जो आपका कर्ड है वो लॉन्गर टाइम तक क्या हो रहता है, उसको कर्ड को कर्ड बनने में बेटा बहुत ज्यादा समय लगता है। कब लगता है? जब आप उसमें बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं तब कर्ड को बनने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। कब? जब आप उसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो सर ऐसा क्यों हुआ? बेटा कर्ड तब बनता है जब लैक्टिक एसिड बनने लग जाए। ठीक है ना, लैक्टिक एसिड बनने लग जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? कर्ड कब बनेगा भाई? जब पीएच की वैल्यू बढ़ेगी। जब पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, यानी पीएच की वैल्यू जब बेस की ओर जाएगी यानी 14 की ओर जाएगी, तो जो आपका बेकिंग सोडा वो क्या करता है? पीएच की वैल्यू को इंक्रीजमेंट नहीं होने देगा। ठीक है, थोड़ा कम रखेगा उसको, तो कम रखेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीएच की वैल्यू है वो आपकी कम होगी। अगर पीएच की वैल्यू कम होती है तो इस कंडीशन में जो आपका मिल्क है, ठीक है, वो एज ए मिल्क है जो काफी लंबे टाइम तक वो क्या होता है? कर्ड में कन्वर्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा भाई बताओ? देखो एसेशन तो सही है, रीजन की बात करें बेकिंग सोडा डिक्रीज दी पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क, ये गलत जवाब हो गया भाई। डिक्रीज नहीं करता, भी बताए थे ना आपको, इंक्रीज कर देता है वो। ठीक है ना, ठीक है, तो आपका ये जो रीजन है वो आपका गलत है, एसेशन आपका सही है। तो एसेशन इज द राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? एक टेबल आपको दे रखी है, फिर पूछ रहा है इस टेबल में द रिएक्शन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड्स एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैसेस। ओके, व्हिच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटिक ऑक्साइड? सबसे पहला क्वेश्चन, एम्फोटिक ऑक्साइड कौन होते हैं? बेटा गिरगिट देखा ना, गिरगिट देखा है कैसे कलर अपना चेंज करता है? बस सेम आपके एम्फोटिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, सर ये क्या गिरगिट होते हैं? नहीं बच्चा पार्टी, ये गिरगिट नहीं होते हैं। देखो बेटा, जो आपका एम्फोटिक ऑक्साइड होता है एक ऐसे ऑक्साइड, ठीक है, जो आपके एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और जो आपके बेस की तरह भी बिहेव करते हैं।
ठीक है। तो एक ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरफ बिहेव करते हैं, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटिक ऑक्साइड कहते हैं। दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज नोन एज एम्फोटिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल H2O, फॉर एग्जांपल H2O। अगर आप H2O को तोड़ते हैं ना तो भाई देखो कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव टूटेगा। यस सर। अब H पॉजिटिव देखो, एम्फोटिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं ना, मान लीजिए इनके सामने कोई बेस आ गया तो ये खुद की खुद एसिड की तरफ बिहेव करने लग जाएंगे, और मान लीजिए इनके सामने कोई एसिड आ गया, ये ऑटोमेटिकली बेस की तरफ बिहेव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा किसी में होता है तो दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज नोन एज एम्फोटिक ऑक्साइड। उसको क्या बोलेंगे आप? एम्फोटिक ऑक्साइड कहेंगे, यानी जो एसिड की तरह भी बिहेव करे, जो बेस की तरह भी बिहेव करे। तो ऐसा इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो भाई एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रहा है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई देखो कौन सा एलिमेंट है, देखो ये एसिड बेस, ये कह रहा नहीं एलिमेंट है एसिड की तरह भी बिहेव नहीं कर रहा, बेस की तरह भी बिहेव नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया। एलिमेंट भी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन बेस की तरह नहीं कर रहा। ठीक है, एलिमेंट भी देखो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही जवाब। एलिमेंट सी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन बेस की तरह नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल गलत जवाब। एलिमेंट डी आप देख रहे हैं एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, बेस की तरह भी कर रहा है, ये बिल्कुल सही जवाब। तो बी एंड डी जिस ऑप्शन में प्रेजेंट है दैट ऑप्शन इज नोन एज राइट आंसर। दैट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो बी एंड डी किस में है बताइए? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक हो गया, तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा इसका? बी एंड डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके बच्चा पार्टी, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सर ये आ गया बेटा स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस दे दिया आपको, देखो एक सॉल्ट की स्टोरी आपको दे दी है प्यारे बच्चा पार्टी, और यही बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, यही बहुत अच्छी है। आप देखेंगे सर ये कैसे अच्छी है सर, बताइए सर। बिल्कुल बताएंगे। तो क्या कहा गया है स्टोरी में? बोला कि फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 9 मार्च 2021 द सॉल्ट पेंस, देखिए बोला है पोर्ट टाउन अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई are the third largest producer of salt in Tamil Nadu. Separation of salt from water is a laborious process and salt obtained is used as raw materials for manufacture of various sodium compounds. फिर बोला कि one such compound is sodium hydrogen carbonate. Clear? Used in baking as an antacid and in soda acid for fire extinguisher. ठीक हो गया। फिर बोला टेबल आपको दे रखी है नीचे, फिर बोला कि इनका मास आपको दिया हुआ है, जो भी आपके कंपाउंड उनका मास आपको गिवन है। ऑब्टेन्ड व्हेन 1 लीटर ऑफ सी वाटर इज इवेपोरेटेड, बोला कि इनमें से 1 लीटर जो सी है हमने वो आपका इवेपोरेशन उसका किया है। और ये टेबल देखिए थोड़ा सा आप देखो भाई, सोडियम क्लोराइड को यहाँ पर ये NaCl बना, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इसका मास आया कितना है? 28 ग्राम। 1 लीटर में से 28 ग्राम जो बना है बच्चा पार्टी, वो आपका NaCl बना है। सीधे सीधे क्वेश्चन में ये कहा गया है। मैग्नीशियम क्लोराइड कितना बना भाई? 1 लीटर में 8 ग्राम बना है। ठीक हो गया। मैग्नीशियम सल्फेट कितना बना है भाई? 6 ग्राम बना है। ठीक हो गया। कैल्शियम सल्फेट कितना बना है भाई? 2 ग्राम बना है। ठीक हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट कितना बना है? 1 ग्राम बना है। ठीक हो गया। अच्छा, टोटल कितना बना है? टोटल जितने भी आपके सॉल्ट बने, जितने भी आपके कंपाउंड, उन सभी का टोटल जो मास है वो कितना है? 45 ग्राम। कितना है बच्चों? 45 ग्राम है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पहले वो देख लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपाउंड इज द टेबल रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो एसिड के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वो प्रोड्यूस करेगा। तो देखते हैं भाई, एक बार पीछे टेबल को चेक करते हैं। तो ऐसा कौन सा NaCl करेगा? नहीं करेगा। MgCl2 करेगा? नहीं करेगा। मैग्नीशियम सल्फेट करेगा? नहीं करेगा। CaSO4 करेगा? नहीं करेगा। CaCO3 करेगा? यस, CaCO3 करेगा भाई। कैल्शियम कार्बोनेट करेगा? देखिए कैसे कैल्शियम कार्बोनेट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका रिएक्शन करता है किससे? आपके एसिड से। अगर आप किसी का देखिए, अगर कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है? CaCO3 है। ठीक है, आप HCl से इसका रिएक्शन करा दो। ठीक है, HCl से करा दो तो क्या बनाएगा? CaCl2। ठीक है, क्या बनाएगा बेटा? ये CaCl2 प्लस आपका CO2। देखो CO2 तो बना दिया इसने। ठीक है, तो CaCl2 प्लस CO2 आपका फॉर्मेशन कर दे रहा होगा, CO2 आपका बना दे रहा है। तो भाई ये कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो सिंपल सा तो क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा भाई अगले क्वेश्चन में? How many grams of magnesium sulfate are present in 130 gram of solid left by evaporation of sea water? ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए पहले आपको
टेबल चेक करना पड़ेगा। सर हमें पहले टेबल देखना पड़ेगा। तो देखिए भाई, टोटल मास जो दिया गया है कंपाउंड का 45 ग्राम दिया है और बोला मैग्नीशियम सल्फेट का कितना ग्राम बनेगा, ये पूछा क्वेश्चन में। ठीक है, तो भाई देखो, अगर 45 ग्राम है टोटल मास, 45 ग्राम में जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 6 ग्राम। ध्यान से देखिए, 45 ग्राम में जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है वो 6 ग्राम बन रहा है। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़े। देखो यहां ध्यान से देखो, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 45 ग्राम, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट में कितना बन रहा है, 6 ग्राम बन रहा है। 45 ग्राम जो टोटल मास है उसमें से जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है वो आपका 6 ग्राम बन रहा है। ओके, यस। अच्छा, तो 1 ग्राम में कितना बनेगा, अगर 1 ग्राम मास होगा तो कितना मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, 6/45 बनेगा, 6/45 बन जाएगा 1 ग्राम में। अब आपसे पूछा कितना है, आपसे पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ऑफ ग्राम सॉलिड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। अब जब 1 ग्राम आपका 6/45 ग्राम बन रहा है तो भाई 135 ग्राम में कितना बनेगा, तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी, इसको इनटू कर देंगे। बस इतना सा काम करना है और आपका आंसर बिल्कुल झटके से आ गया। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा। यस, 5 और ये कट गया आपका कितने से, 2 जा 27 से कट गया ये, फिर 3 3 जा 9 ये हो गया, और कितना हो जाएगा ये, 9 से ही काट दीजिए। चलो इसको, 9 1 जा 9 और 9 3 जा, ठीक है, यानी 6 3 जा 18 आ गया। कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया। तो कौन सा आंसर है भाई, राइट आंसर 18 ग्राम इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है सर। आगे बताइए सर, मजा आ गया आज के सैंपल पेपर में, तो आपने हमें पूरा ही सॉल्व करा दिया और बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्या बोला गया, व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड, बेटा ब्राइन बोला जाता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के सैचुरेशन सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ब्राइन। ओके, चलिए बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड व्हिच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो भाई जब कॉमन सॉल्ट बनाना है, ठीक है, तो एसिड का पीएच क्या होना चाहिए, एसिड का पीएच क्या होना चाहिए पूछा है ना। हाँ, व्हाट इज द एसिड ऑफ पीएच ऑफ द एसिड। तो देखो भाई, क्या एसिड का पीएच 6 to 8 होना चाहिए, नहीं भाई गलत जवाब। 6 to 8 होगा तो बताओ क्या होगा, बेस की ओर चले जाएगा ना, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक हो गया। क्या एसिड का 8 to 10 होना चाहिए, नहीं बेटा ये भी गलत जवाब। क्यों, बेस की ओर जा रही है वैल्यू, हमसे एसिड का पीएच पूछा है। ठीक है ना, सॉल्ट बनाना है तो एसिड का पीएच नीचे नहीं होगा, 7 से नीचे होगा ना। यस सर। अच्छा, बिटवीन 11 to 13, नहीं बेटा ये भी गलत जवाब है। अब तीनों में से एक बच गया, वही इसका आंसर हो जाएगा। कौन होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि एसिड का जो पीएच होता है वो 7 से नीचे की ओर होता है। जितना कम एसिड का पीएच होगा उतना ही एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, और बेस में इसका उल्टा होता है भाई, पीएच ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपका एसिड है उसका पीएच 1 से 3 होना चाहिए, तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, वो आपका कॉमन सॉल्ट बना देगा। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात और कुछ भी बात नहीं है। क्लियर हो गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलें। भाई अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं, सारे क्वेश्चन यहां पर प्यारे बच्चों कंप्लीट कर दिए गए हैं। जितने भी आपके फर्स्ट टर्म में जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों की आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आज की जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में ही जो आपका बेल आइकन बना है ना, वो बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का जो बटन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो नई वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपका कोई सजेशन है इस वीडियो में तो प्लीज कमेंट डाउन आप जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, बिल्कुल बताइएगा। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।